हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है RKZ थिएटर ग्रुप। हम कोशिश करते हैं लगातार आपके साथ अब ऑडियो बुक की एक बुकें लेके आएंगे, कहानियाँ लेके आएंगे। और वो कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होंगी, उन कहानियों के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपना विजुअलाइजेशन करें। जो कहानियाँ होती हैं उसमें जो पात्र होते हैं उसका एक तरह से कल्पना कैसे करें, उस पात्र को कैसे बनाएं, कैरेक्टराइजेशन करें। और साथ ही साथ आप पटकथा की जो कह सकते हैं कि प्लॉट किस तरह का होता है, वो सब कहानियाँ एकांत में सुनिएगा और तब आपको पता लगेगा कि किस तरह की कहानी है। ये बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब, दो भाइयों की कहानी है और पढ़ाई को लेकर बात होती है। तो किस तरह से है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटे भाई साहब बोलते हैं, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्हें भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे तो कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल मीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या था। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल और इसी ध्वनि में पूछा करते। इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह जाता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवाय कोई और इलाज न था कि रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा तिरस्कार करें। फिर बड़े भाई साहब कहते हैं, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो ऐरा गहरा नत्थु गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान न हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ऐसी विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं और बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने
गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो? अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेरे तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं, और उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा ही रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद कर वक्त गवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 1-2 साल ही लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गिल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करती हो? छोटे भाई साहब बोलते हैं। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सही। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। भाई जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मेरा इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। मतलब प्रातःकाल उठना, सुबह 6 बजे मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 बजे तक अंग्रेज़ी, 8 से 9 बजे तक हिसाब, 9 से 10 बजे तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 बजे तक भूगोल, 5 से 6 बजे तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 बजे से 7 बजे तक अंग्रेज़ी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 बजे तक हिंदी, 10 से 11 बजे तक विविध विषय और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू कर दी। मैदान की वो सुगध हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेज और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वो आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकी मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम भी आया। मेरे और उनके बीच केवल अब 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथ ले लो। उनकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता हूँ, दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ गया। भाई साहब का वो रौब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर से मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार दिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आया हूँ। जवाब से ही हेकड़ी जताने का साहस
ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि मेरे भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया और उनकी सहस्मत बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भौर का सहारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। इस साल पास हो गए, दर्जे में अव्वल भी आए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उनके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेज़ों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है और इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो कर्म करे चाहे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गए। शैतान का हाल भी पड़ा होगा। उसे यह अनुमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई और नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग के नर्क में ढकेल दिया गया। शाह रूम ने भी एक अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने भी तो केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे को भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता जिसका कोई निशान खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ोगे। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी को गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की तरह हेनरी 8वां लिखना और सब नंबर गायब, सफा चट। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स हुए हैं। कोडिया गर्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोग हो जाता है। इन अभावों का नाम भी न जुड़ते हैं। एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम त्रायम पंचम नगाते चलते हैं। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह है। अ ब ज की तरह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है। व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्र का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंट का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा। इस रेखा पर लंबा गिरा दो तो आधा लंबे से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन। दुगना नहीं चौगुना हो जाए और आधा रही रहे मेरी भला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए और उनके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और इसके कारोबार में उन्नति हो जाती है।
जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया है। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है? अनर्थ तो ये है, कहा जाता है संक्षिप्त में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षिप्त में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षिप्त में 4 पन्ने हुए? नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन अध्यापकों को इतनी तमीज नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे ग्रह बांधिए, नहीं तो पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। मतलब छोटे भाई साहब ने कहा ये बात। जब पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा ये ताज्जुब की बात है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि फिर पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे तक इधर उधर, 4 बजे भोर से 6 बजे से 9 बजे तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा क्रांतिहीन हो गई, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और मेरे भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल स्वभाव उदय हुआ कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो उनके बराबर आ जाऊंगा, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार में ही तो डालते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबर आते हैं। अब की बार भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्हें धीरज से काम लिया। शायद वो दुख समझने लगते थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत बढ़ लिया गया था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकों उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट चढ़ जाता था और उनकी नज़र बचाकर कनकों उड़ाता था। मांझा देना, कन्नी बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने का दौड़ रहा था। आंखें आसमान की तरफ उड़ रही थी और मन उस
आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चल रहा था, मानो कोई आत्म स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण कर रहे हों। बालकों की एक पूरी सेना लंगे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ रही हूँ। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल न मोटर कारें हैं, न ड्राम है, न गाड़ियाँ हैं। साहस भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धैले के कनकुए उड़ाने के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं है कि नीचे जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वीं दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितनी ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकुए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिमाग में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम्हारी ही जमात में आ जाऊँ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष भी हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और अम्मा ने कोई दर्जा पास किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का हमेशा अधिकार रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश के कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हज़ारों बातें उन्हें आती हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे तुमसे ज़्यादा है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादों को तार देने के सिवाय तुम्हें और कुछ ना समझोगे, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार ना देंगे, ना घबराएंगे, ना बदहवास हों, लेकिन खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं और उसके आधे में दादा ने उम्र का एक बड़ा हिस्सा इज्जत और नेमकामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है। अपने हेडमास्टर साहब को देख लो, एमए की है कि नहीं, और यहाँ के एमए के नहीं, ऑक्सफोर्ड हैं। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये ज़रूर दिल से निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेरहा नहीं चल पाओगे। छोटे भाई साहब कहते हैं। मैं उनकी इस नवयुक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं,
आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बाल कनकाएँ उड़ाने को मना नहीं करता। मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकुआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे ही थे कि उछल कर उस डोर को पकड़ लिया और बेहताशा होटल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो दोस्तों, ये किस तरह की कहानी आपको पसंद आई? इसमें कहानी में दो भाई हैं और बड़े भाई साहब पढ़ाई को लेकर कहते हैं हो सकता है कि आज का जीवन थोड़ा सा बदल गया है चीज़ें, लेकिन आज भी हमारे बड़े भाई साहब जो होते हैं, जो हमारे बड़े भाई होते हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए। और ये कहानी बताती है कि किस तरह से बड़ा भाई कभी भी कोई बात कहता है तो उसे किस तरह से समझना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरे वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया क्योंकि आप जो हैं कैरेक्टर बनाइए, डायलॉग्स को याद कीजिए और उसे रिकॉर्ड कीजिए अपने मोबाइल में, उसे शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पर और इसी तरह से तैयारी कीजिए अपने घर बैठकर एक्टर या अभिनेता बनने के लिए और फिर ऑडिशन देकर आइए।